तो आज हम लोग करेंगे क्या बताओ, एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो ये है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल, वो आप लोग समझ चुके हो, नहीं है तो प्रीवियस वीडियो को देख लेना। अच्छा, तो क्या देखेंगे आज हम लोग, ई एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अच्छा ठीक है, डाइपोल क्या होता है वो तो आपको मालूम है। डाइपोल इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। से हियर इज ए प्लस q कूलम चार्ज, हियर इज ए माइनस q कूलम चार्ज। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को आप 2l कहो, सपोज ये l है ये l है, तो कितना हुआ 2l हुआ, तो हम कहेंगे एक हो गया डाइपोल। ठीक है, एक हो गया डाइपोल। इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन में मतलब अलोंग दिस लाइन समवेयर, यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे से r डिस्टेंस पे, ठीक है, चलो मानते हैं कि x डिस्टेंस पे पता करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड जानना है, डायरेक्शन जानना है। ठीक है, तो थोड़ा गेस करते हैं कि डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। हाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सोचो कि अगर यहाँ पर कोई एक माइनस q कूलम चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस q कूलम चार्ज है, आप जानते हो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स कहाँ से कहाँ तक फ्लो करते हैं आप लोग जानते हो, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स फ्लो करेंगे वो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे करके बहुत सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएंगे, है ना। तो हम कहेंगे लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर कमिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड गोइंग टू द नेगेटिव चार्ज। अच्छा, दूसरा चीज आप जानते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टैंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स। मतलब अगर हमें पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये हो गया इलेक्ट्रिक। अगर ये पॉइंट को ए कहेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, है ना। इस पॉइंट में पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट, सपोज ये पॉइंट को हम कहेंगे बी, दिस पॉइंट इज बी, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, यू विल से ई एट बी इज इन दिस डायरेक्शन, ये पॉइंट बी है ना। ये हम जानते हैं टेंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा आप बता सकते हो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर यू हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे होगा, टेंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये कौन सा पोजीशन है भाई, ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन है। यहाँ पे देखो ऐसे होगा, यहाँ पे देखो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हो रहा है। अच्छा, जो डाइपोल था उसका एक डाइपोल मोमेंट था, वो डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब ये माइनस q ये प्लस q मिलकर अगर एक डाइपोल बना रहे हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो क्या समझ में आया पूरा डिस्कशन में से, कोई डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट का उल्टा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मतलब कोई पूछेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसा है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे।
हर जगह ये हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो एक अंदाज आपके पास हो गया कैसे पता करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। हम लोग न्यूमेरिकली करके भी देखेंगे, लेकिन हम फंडामेंटल्स कभी कभार भूल जाते हैं, तो याद करने के लिए हम ऐसे बोले, क्या बोले कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइन्स ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में जा रहा है, टैंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज लाइक दिस व्हिच इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। तो कंक्लूजन क्या लिए स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। एट द इक्वेटोरियल पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग इसको न्यूमेरिकली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या नॉलेज बैकग्राउंड में होना जरूरी है, मैं उसको समझाऊंगा और मिटा दूंगा। बैकग्राउंड में क्या नॉलेज आपके पास होना चाहिए? बैकग्राउंड नॉलेज आपको नहीं लिखना है, मतलब एग्जाम में नहीं लिखना है, अपने लिए लिख सकते हो लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है। बैकग्राउंड नॉलेज क्या है? एक हुआ कि अगर हम कहेंगे किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर कोई एक चार्ज है और बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या था? पूछा है कि P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या फिर P तो है A लेते हैं, A पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाय डेफिनेशन E एट A क्या है? इट्स ए वेक्टर, इट इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 कूलम प्लस 1 कूलम केप्ट एट A। अगर हमें पूछा गया इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पर हम प्लस 1 कूलम चार्ज रखेंगे, जो फोर्स आएगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। अगर हम प्लस 1 कूलम चार्ज रखेंगे, सोचो क्या हो रहा है, सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सो क्या हो जाएगा बताओ? E एट A क्या हो जाएगा? ड्यू टू प्लस Q कूलम चार्ज, मान लो कि डिस्टेंस R है, एट A डिस्टेंस R, E क्या होगा सोचो तो? E क्या होगा? एक फोर्स होगा। E क्या होगा? E को यहाँ पे लिखेंगे, E will be equal to, एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना फोर्स इसके ऊपर आ रहा है। किसके ऊपर? अगर पोजीशन A में हम प्लस 1 कूलम चार्ज रखते हैं, कितना फोर्स आएगा? यहाँ पर प्लस Q कूलम चार्ज है, यहाँ पर प्लस 1 कूलम चार्ज है। फोर्स का फॉर्मूला आता है, इट इज फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम दैट इज इक्वल टू K Q इंटू 1 बाई R स्क्वायर, है ना? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इट विल बी इक्वल टू द फोर्स, मींस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस Q कूलम चार्ज के लिए R डिस्टेंस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? ऐसा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया K Q बाई R स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम प्लस Q से दूर होगा ये चार्ज। अगर ये माइनस Q कूलम चार्ज होता तो यहाँ पे क्या करेंगे? तरीका तो वही है, क्या करेंगे? प्लस 1 कूलम चार्ज रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम प्लस 1 कूलम चार्ज रखते हैं, ये माइनस Q कूलम चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? कूलम्स में जानते हो, लाइक चार्जेस रिपेल और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। जितने भी फोर्स में अट्रैक्ट करेगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। कितना फोर्स में अट्रैक्ट करेगा? K Q इंटू 1 बाई R स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही रहेगा। प्लस Q कूलम चार्ज के लिए R डिस्टेंस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, माइनस Q कूलम चार्ज के लिए R डिस्टेंस में उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, कोई दूसरा नहीं है। बट डिफरेंस क्या है?
प्लस क्यू कूलम चार्ज के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था उसका डायरेक्शन क्या था, अवे फ्रॉम प्लस क्यू। माइनस क्यू कूलम चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, टुवर्ड्स माइनस क्यू, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे देखिए, ड्यू टू प्लस क्यू कूलम चार्ज एट ए डिस्टेंस आर, ई इज दिस। सिमिलरली क्या लिखेंगे, ड्यू टू माइनस क्यू कूलम ई एट ए क्या हो रहा है बताओ, विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम होगा लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स माइनस क्यू कूलम चार्ज। समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया, देख लो। ठीक है, ये चीज समझ में आया। ठीक है, ये आपके बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो इतना नॉलेज को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी। क्यू कूलम चार्ज के लिए आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, अवे फ्रॉम प्लस क्यू कूलम चार्ज। माइनस क्यू कूलम चार्ज के लिए आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस क्यू। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन प्लस वन कूलम चार्ज। प्लस वन कूलम चार्ज रखेंगे, ये रिपेल करता है तो फोर्स इधर को हो गया। प्लस वन कूलम चार्ज रखेंगे, ये अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इधर को हो गया। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट। इतना कंसेप्ट को लेके हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको जब आएगा ये वाला डिराइवेशन, आपको ये सब नहीं लिखना है, ये आपकी समझने के लिए बताया। ठीक है, ओके। अगर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, टू फाइंड आउट ई एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या लिखना है अभी हम लोग लिखेंगे। हो सके जितना छोटा करो, सारा मीनिंग उसमें आना चाहिए। अननेसेसरली फैला के बहुत ज्यादा लंबा करने से ज्यादा मार्क नहीं आता है। जो जो चीज चाहिए सारा इंपोर्टेंट चीजों को लिखेंगे, कम से कम वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, समय भी बचेगा और आपको याद करने में भी आसान हो जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड में वो सब नॉलेज होना चाहिए जो मैं पहले भी थोड़ी देर पहले बताया। अब क्या है, ई एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस स्टार्ट राइटिंग। एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे उसी हिसाब से लिखेंगे। शुरू करते हैं। Let us consider two charges plus minus q and plus q at B and C forming a dipole, यहाँ पर माइनस क्यू कूलम चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू कूलम चार्ज है, तो एक डाइपोल बन गया। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12। सो जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 12। इतना तो लिखना पड़ेगा। अब इस डाइपोल के लिए ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। 8 पॉइंट ए सीधे सीधे लिखना है, ई सी ए इज क्या है, ये है ई 8 ए ड्यू टू प्लस क्यू कूलम चार्ज के लिए ए पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, प्लस क्यू कूलम चार्ज के लिए ए पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, अलोंग दिस लाइन होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा इसके लिए वो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, ऐसे, क्योंकि रिपेल करता है ना, प्लस वन कूलम रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, ऐसे होगा। और ये डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं है, कॉल इट आर, ये आर है। तो ई एट ए ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा बताओ, तो
कोई प्लस क्यू कूलम चार्ज के लिए आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में होता है, डायरेक्टेड अलोंग सी ए, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसा होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सी ए, इसलिए इसका नाम मैं दिया हूं ई सी ए, है ना, ई सी ए। अच्छा ठीक है, 8 पॉइंट को काट देंगे, ई सी ए, ई एट ए ड्यू टू प्लस क्यू। सिमिलरली ई यहां पे निकालना है हमें, ये पॉइंट में निकालना है, किसके लिए, कि ये बी में जो चार्ज है उसके लिए। अच्छा बी में कौन सा चार्ज है भाई, बी में तो नेगेटिव चार्ज है। अच्छा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए अगर देखो तो ये L है, ये L है, ये X है, अगर ये हुआ R तो ये भी तो R ही होगा। अब कोई -2 कूलम चार्ज के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा। हम जानते हैं +2 कूलम चार्ज के लिए जितना बनता है, -2 कूलम चार्ज के लिए उतना ही बनता है। +2 कूलम चार्ज के लिए डायरेक्टेड अवे फ्रॉम +q, -2 कूलम चार्ज के लिए डायरेक्टेड टुवर्ड्स -q, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा, किस डायरेक्शन में, A to C, A to B। तो हम इसको क्या नाम देंगे, EAB, EAB, तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। ऊपर वाले को क्या नाम दिए थे, ECA, क्योंकि C से A की तरफ था, अभी A से B की तरफ है, कितना है वही है, जितना होता है +q कूलम के लिए उतना ही होता है। किधर है, डायरेक्टेड अलोंग AB। हाँ तो हमें ये -q कूलम चार्ज के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, +q कूलम चार्ज के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पता चल गया। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम क्या हो गया, EAB। ठीक है, हमें चाहिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें चाहिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है पॉइंट ए। तो मैं यहाँ पे काम करता हूं, आई चूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मैं ऐसा लेता हूं, ऐसे, ठीक है, और इसको कहता हूं एक्स एक्सिस, इसको कहता हूं वाई एक्सिस, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, देखो तो कहेंगे कि ये जो आपका ECA है और EAB है, इन दोनों को जोड़ देने से नेट फील्ड एट A मिलने वाला है। तो यहाँ पर पहले उतना लिख के छोड़ देते हैं, thus E8A is equal to vector sum of ECA plus EAB। ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A मिल जाएगा। ये क्या है, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट E8A, A में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये दोनों वेक्टर का सम। यहां तक समझ में आ गया। ध्यान से देखो, मैं लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद एक कंपोनेंट निकालने वाली बात आएगा, वो समझ में आ जाएगा, उसके बाद और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। नाउ मैं अभी इसको मिटा दूंगा और आगे बढ़ूंगा देखने के लिए कि कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। हमें अभी क्या करना है, E8A निकालना है, E8A निकालना है, और वो क्या है, ये वेक्टर को जोड़ना है। तो अभी हम दोनों वेक्टर को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। choosing x and y axis as shown, हम ऐसा x एक्सिस ले लिए, ऐसा y एक्सिस ले लिए। हम क्या कहेंगे, ECA क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं छोटा कर लूंगा उसको अभी कैलकुलेशन। ECA क्या होगा, मुझे मालूम नहीं है ये एंगल क्या है, कॉल दिस एंगल थीटा। अच्छा सिमेट्री से पता चल रहा है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है, नहीं, ये दोनों एंगल थीटा है। अच्छा
तो हम कहेंगे कि ECA को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है, और जो x कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में है, x का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, x का ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या लिखेंगे, इट इज ECA का x कंपोनेंट i कैप, ECA का y कंपोनेंट j कैप, ऐसे कर सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ECA का x कंपोनेंट क्या आप जानते हो, कोई वेक्टर अगर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल कर रहा है तो x कंपोनेंट होता है f cos थीटा। ये वेक्टर है ECA, तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ECA cos थीटा, ECA cos थीटा में ECA का, अच्छा ECA cos थीटा, ठीक है। और देखो तो इसका जो x कंपोनेंट होगा कैसे होगा, वो x एक्सिस का उल्टा हो रहा है, तो क्या कहेंगे, माइनस ECA cos थीटा, क्योंकि जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इधर को हो रहा है, x एक्सिस का उल्टा हो रहा है, x एक्सिस का उल्टा होने से हम लोग लिखते हैं माइनस i कैप। आप ऐसे लिखो या फिर आपको खुद को समझने में आसान होगा तो ऐसे लिखो, माइनस i कैप, बात एक ही हो, प्लस ECA का y कंपोनेंट, अगर ये हुआ x कंपोनेंट तो ये होगा y कंपोनेंट, y कंपोनेंट क्या होगा, ये cos थीटा हुआ तो ये sin थीटा होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब पॉजिटिव है, तो कहेंगे ECA sin थीटा j, ठीक है, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा हम सजा के अगर लिखेंगे तो ECA कॉमन चले जाएगा, ECA कॉमन चले जाएगा, और आपको क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है माइनस cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, ये हो गया ECA। सिमिलरली EAB वेक्टर को अगर हम i कैप j कैप करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, EAB का एक x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट है, EAB ऐसा वेक्टर है, उसका x कंपोनेंट ऐसे होगा, कंपोनेंट अगर x एक्सिस, इसका y कंपोनेंट ऐसे होगा, नीचे की तरफ, किधर को होगा, नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो x कंपोनेंट कितना होगा, वही EAB cos थीटा माइनस i कैप, y माइनस, क्योंकि इधर को है ना, x एक्सिस का उल्टा है, कोई वेक्टर अगर x डायरेक्शन में होता है तो लिखते हैं उसको i कैप, y डायरेक्शन में होता है तो लिखते हैं इसको j कैप, x का उल्टा होता है माइनस i कैप, x का y का उल्टा होता है तो हम कहेंगे माइनस j कैप। अकॉर्डिंगली हम कहेंगे EAB इक्वल टू cos थीटा माइनस i कैप प्लस EAB sin थीटा, इसका जो y कंपोनेंट है किधर को है, देखो तो नीचे की तरफ है, तो लिखेंगे माइनस j कैप, ठीक है। थोड़ा इसको भी सजा के लिखो, तो इसमें से EAB बाहर गया, अंदर रह गया माइनस cos थीटा i कैप माइनस माइनस है sin थीटा j कैप, हाँ मिल गया, मिल गया, यहां तक अगर बन गया तो आगे और कुछ नहीं है, डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो गया। ये क्या था, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, i कैप j कैप फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये टोपी वाले फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, टोपी वाले फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हो। मैं आपको इस डिराइवेशन के साथ इसको कैसे लिखते हैं, उसका एक वेक्टर का छोटा सा रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसका एक वीडियो भेज दूंगा, उसको पक्का देख लेना, तो ये आपको लगेगा पानी जैसा, कुछ नहीं है। जो लोग याद नहीं रखे उनके लिए पहाड़ जैसा, जो जानते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। मैं तो ये सारा चीज को सीधे सीधे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो आप भी लिख सकते हो थोड़ा सा अगर उसको समझ लोगे तो। एनीवे इट इज कमिंग EAB इज इक्वल टू माइनस cos थीटा i कैप, ये सब कैसे हो रहा है जिनको मालूम नहीं है, अब रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स करके वीडियो अटैच्ड है आपके ग्रुप में, आप उसमें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो EAB हो गया ये। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए E@A, तो क्या मिला, E@A is ECA प्लस EAB, दोनों को जोड़ो,
अब आपको मालूम है कि जो ECA है ये क्या है, हम इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं दिए। ECA है वो क्या है, KQ/R², है कि नहीं। और दैट इज सेम एज EAB, थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे, EAB का मैग्नीट्यूड भी वही है। अच्छा, तो दोनों वेक्टर को लिखो और जोड़ो, दोनों वेक्टर को लिखो और जोड़ो। दोनों वेक्टर को लिखेंगे तो ECA क्या हो जाएगा, KQ/R²। दिस प्लस दिस जोड़ रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे KQ/R² 4 इंटू माइनस कॉस थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप प्लस, इसमें फिर आ रहा है, देखो ये माइनस माइनस आएगा बाहर, ये आएगा EAB, तो कितना हो जाएगा, माइनस KQ/R², माइनस माइनस आ गया ना, अंदर आ गया cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें से देखो तो दिस इंटू दिस तीन, दिस इंटू दिस तीन, तो KQ/R² तो कॉमन चले जाएगा, ले लो बाहर KQ/R², अंदर क्या रह गया, माइनस कॉस थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप, ठीक है। और ये माइनस साइन था, KQ/R² कॉमन गया है, ये बाहर चला गया है, माइनस साइन अंदर गया तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा I कैप, और माइनस साइन अंदर गया तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा J कैप। हाँ, यहां तक का काम बन गया है। अब देखो सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर एक माइनस कॉस थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप, माइनस कॉस थीटा I कैप माइनस साइन थीटा J कैप। अरे हाँ, यहाँ पर एक प्लस साइन थीटा J कैप है, एक माइनस साइन थीटा J कैप है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को खा गए, ये दोनों एक दूसरे को खा गए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अभी सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, सिंप्लीफाई करते हैं, 10 10 10 E8A इज ए वेक्टर। अगर हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड क्यों लिखेंगे, हम लोग तो ऐसे ही लिख रहे हैं, फोर राइट मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है। तो क्या हो गया, देखो तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा I कैप माइनस कॉस थीटा I कैप, तो माइनस 2K कॉस थीटा I कैप बाय R², यहां तक आ गया E8A। तो E8A इज कमिंग लाइक दिस, ये आ गया आपका वेक्टर। और अगर आपको कोई E8A का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या करोगे, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कहोगे इट इज, मैग्नीट्यूड में क्या होता है, माइनस साइन नहीं दिखाते हैं, इट इज 2KQ बाई R² इंटू कॉस थीटा। समझ में आया क्या, माइनस साइन को छोड़ दिए, I कैप को छोड़ दिए, कोई वेक्टर है, कोई फोर्स है -5 I कैप, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज 5, मैग्नीट्यूड इज 5, है ना। तो ऐसा है, तो ये मैग्नीट्यूड है माइनस ऑफ 2KQ cos थीटा बाई R² I कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना है, 2KQ cos थीटा बाई R²। आ गया समझ में। अब अगर निकला है तो कहाँ निकालना है हमें, ये K तो मालूम है, Q मालूम है, R निकालना है। अच्छा, पहले देखना है कि हियर cos थीटा कितना हो जाएगा, अरे भैया हियर cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू, ठीक है, cos थीटा विल बी इक्वल टू, ये एंगल अगर थीटा है, ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो ये एंगल भी हो गया थीटा। cos थीटा होता है B/H, मतलब L/R, L/R, ये हो गया cos थीटा का वैल्यू L/R।
तो E at A क्या हो गया? E at A is coming out to be 2k क्यूब L बाय R क्यूब। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। इससे हमें आगे देखना है कि क्या होगा। इससे आगे देखना है, ये R हमें मालूम नहीं, हमें क्या मालूम है? L मालूम है, X मालूम है। अगेन आप क्या कहोगे? R क्या है? और R इज रूट ओवर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये X है, ये L है, ये R है। तो R कितना हो गया? X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो L है वो क्या है? देखो तो हम कहेंगे जो L है वो है डायपोल का लेंथ का आधा। X है डिस्टेंस, मतलब X जो है L से काफी ज्यादा है। डायपोल किसको कहते हैं? When two equal and opposite charges are separated by a very small distance। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 10 मीटर, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग लाइक दैट। जबकि X इज इन मीटर और इन सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो ये काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। 1 करोड़ टाइम्स और 10 करोड़ टाइम्स दी डिस्टेंस बिटवीन देम। तो X के सामने L का क्या? L का कोई वैल्यू नहीं। तो हम कहेंगे X प्लस L इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रूट ओवर ऑफ X स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू X। एक बार हमें ये चीजें मिल गया, ये चीजें मिल गया, तो हमें क्या मिला? EA का वैल्यू, EA का वैल्यू क्या मिल गया? देखो EA का वैल्यू मिल गया, इट इज टू था, 2k L बाय R के जगह X लिखेंगे तो X क्यूब। और थोड़ा सा जाके देखो, और थोड़ा सा जाके देखो तो Q2L क्या होता है? P, नो? हम जानते हैं कि P इज Q इंटू 2L। तो Q2L क्या बन गया? P। सो इट इज KP बाय X क्यूब। तो E at A is KP by X cube। So at a distance X along the equatorial position, at a distance X from the dipole on the equatorial position, the electric field intensity is going to be Kp by X cube। और डायरेक्शन क्या हुआ? डायरेक्शन तो शुरू में हम लोग देख चुके थे। अभी क्या देखे डायरेक्शन? ये वेक्टर क्या आ गया है? माइनस आई कैप, माइनस है आई कैप है, मतलब इस डायरेक्शन में है ना? तो वही चीज को हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखें? EA इक्वल टू 2k क्यूब cos थीटा बाय r स्क्वायर, यहीं पे लिख देते हैं। माइनस आई कैप मतलब किधर को है? इधर को। इधर को है मतलब डायपोल मोमेंट का उल्टा है, दैट इज ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। इट इज ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। कौन सा डायरेक्शन में है? ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का उल्टा डायरेक्शन में है ये। तो कोई अगर पूछेगा इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आप कहोगे इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो Kp by X क्यूब होता है। X क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायपोल, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल। P क्या है? डायपोल मोमेंट। K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन X क्यूब हो गया। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया K का वैल्यू, तो ये हो गया Kp by X क्यूब। ठीक है, थोड़ा डिराइवेशन डिफिकल्ट था, आप लोग कोशिश करो। मैं दूसरा मेथड में भी हम लोग कर सकते हैं, बट दैट वे लिखने के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपको ये कंपोनेंट वगैरह निकालना आसान लगता है तो आई कैप जे कैप फॉर्म में करो, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो एंड ऑन पोजीशन में क्या था? इट वाज एंड ऑन पोजीशन में क्या था? 2kp by x क्यूब।
किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या हो रहा है? एंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में क्या होता था? पहले वाले वीडियो में देखे थे, इट वाज 2kp/x³ इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब क्या हो रहा है? kp/x³ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। इसको समझो, नहीं हुआ तो बोलोगे तो दोबारा उसको दूसरे तरीके से, थोड़ा लंबा हो जाएगा लिखने में, डिटेल्स में लिख के करवा देंगे, लेकिन आपको बहुत जल्दी और बढ़िया से समझ में आएगा अगर आप इसके साथ में एक दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पढ़ लोगे तो चीजें आपको बहुत जल्दी और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको देख लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।